पुणे से शायंती जी का क्वेश्चन है। वह पूछ रही हैं कि जीवन व्यर्थ है, ये अनुभूति बहुत छोटी उम्र से समझ में आ गई थी और व्यर्थता सिर्फ दुख से ही नहीं सुख से भी आती रही है। जितनी बार व्यर्थता की अनुभूति जागती है उतनी बार मृत्यु होती है और कितनी मौत मरने के बाद महामृत्यु घटेगी। कुछ तो चूक रहा है गुरुजी, कहीं पे मैं खुद को बचा ले रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही कि कहाँ। ये सब छोड़ के मुझे जर्नी एंजॉय करनी चाहिए, डेस्टिनेशन की इल्यूजन को भी मिटा देनी चाहिए। बट आप ही बोलते हो मरना अभी और यहाँ है, जर्नी भी इल्यूजन है, तो फिर क्या करूँ? प्रश्न गहरा है। प्रश्न मुमुक्षु का है। यह साधिका मुमुक्षु है। इसके जीवन का एकमात्र ध्येय जो है वह परम मुक्ति है। उसके लिए कोई भी दांव या खेल सकती है, खेल ही रही है। बहुत बड़ी नौकरी भी इसने छोड़ दी है और नई उम्र में ही है। तो यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है कि व्यर्थता का बोध हमेशा से रहा है। यह मुमुक्षु के जीवन में घटता है। मुमुक्षु वही होगा ना जिसे जीवन की व्यर्थता पल पल भास रही हो, वही तो मुमुक्षु हुआ ना। उसे दुखों में भी व्यर्थता दिखती हो और सुखों में भी व्यर्थता दिखती हो। जीवन की व्यर्थता संबंधों में भी दिखती हो, मोह माया में भी दिखती हो। शत्रुओं से इंटैक्ट होने पर भी उसे व्यर्थता दिखती है और मित्रों से इंटैक्ट होने पर भी व्यर्थता दिखती हो। जीवन की व्यर्थता हर दरवाजे से नॉक करेगी। यह निशानी है मुमुक्षु की, और यह साधिका मुमुक्षु है। ऊपर से जैसा भी जी ले, अभिनय कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसे अंदर से आभास रहता है सब व्यर्थ है। इसलिए इसके जीवन से सब कुछ विसर्जित होते जा रहा है। मोह माया और ये सारी चीजें, संबंधों के प्रति कोई आकर्षण इसका बचा नहीं है। नौकरी के प्रति कोई आकर्षण नहीं बचा, नौकरी इसने छोड़ दी। जैसे नौकरी के लिए लोग तरसते हैं, लमसम पैकेज वाली नौकरी वो इसने छोड़ दी है। अब इससे चूक कहाँ हो रही है? जब सब कुछ ठीक है, साधना ठीक चल रही है, साधना में अपना दांव भी लगा रही है, फिर चूक कहाँ हो रही है? वो पहचानना पड़ेगा। चूक तो उससे यहाँ भी हुई थी, 2 बार आकर गई है इस रिट्रीट में, और चूक उससे यहाँ भी हुई। वह अंतिम छलांग लगने की स्थिति यहाँ पर थी उसकी, और एन उस पॉइंट से लौट के आई है जिससे एक कदम आगे जाने पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, जहाँ से वापसी नहीं हो सकती। उस पॉइंट से एक कदम पहले से लौट के आई है। यहीं पर थी वह, और यहीं वो घटना घटी। शक्तिपात भी घटा उसे, और शक्तिपात के बाद में वह स्थिति भी आई उसके अगले दिन। लेकिन वह लौट आई।
इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कुछ चीज़ तो बची है जो ताकतवर है, जो लौटा सकती है। ऊपर से इसे दिखता हो कि मोह माया और संबंध सारे विसर्जित हो गए हैं, ठीक है, ज़्यादातर संबंध विसर्जित हो चुके हैं, उसके सभी हो चुके हैं। जरा सा मामूली सा जो है अपनी बेटी में उसका मोह है, ज़्यादा नहीं है, जरा सा है। जरा सा नैतिकता का हिप्नोटिज्म है, जरा सा कि मेरी बच्ची है तो मेरी लायबिलिटी है, कुछ तो मेरी लायबिलिटी है। थोड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं हम। तुम्हारी लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, किसी के प्रति भी नहीं है। तुम होते हो कौन हो निर्णय करने वाले? तुम कोई हस्ती हो कि तुम्हारी लायबिलिटीज हैं किसी के प्रति? तुम ऐसे कैसे क्षमतावान हो गए कि तुम किसी की लायबिलिटी उठा सकते हो? सारी लायबिलिटीज उस परम अस्तित्व की है, सारी लायबिलिटीज उस परम अस्तित्व की, तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं है। यदि तुम इस भ्रांति में जी रहे हो कि तुम्हारी भी कुछ लायबिलिटीज हैं, मतलब तुम अपने सेपरेशन को जिंदा रख रहे हो कि तुम हो और तुम्हारी कोई लायबिलिटीज है। तुम्हारी लायबिलिटीज का मतलब उसके लिए तुम्हारा होना जरूरी है, तुम्हारा सेपरेशन जरूरी है, तभी तो तुम्हारी लायबिलिटीज होंगी ना। तुम कितनी भी साधना कर लो मुक्ति की, तुम कह रहे हो, इस बात से हमारी प्रभावित हो जाते हो कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। हम मृत्यु और महामृत्यु की बात करते रहते हैं, उससे तुम प्रभावित हो जाते हो, लेकिन कुछ नैतिकता के इन्फ्लुएंस तुम्हारे भीतर हैं। कुछ सामाजिक नैतिकता तुम्हें कहती है कि तुम्हारी कुछ लायबिलिटी है। कम से कम जो बच्चा तुमने पैदा किया है उसकी लायबिलिटी तो तुम्हारे ऊपर है। तुमने कोई घर गृहस्थी बसाई है तो उसकी लायबिलिटी तो तुम्हारे ऊपर है। तुम यह लायबिलिटी अपनी स्वीकार करते हो, उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से वह डिलीवर कर रही है तुम्हें अपनी, तुम्हारी लायबिलिटी, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, सामाजिक नैतिकता। तो उसके सहारे तुम जो है अपना सेपरेशन बचा लेते हो, तुम जस्टिफाई कर लेते हो, और जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारे पास आधार है सामाजिक नैतिकता का। जो समाज और सामाजिक नैतिकता को जी रहा है उसकी मुक्ति कैसे संभव है? समाज का अर्थ है कि तुम समाज के एक छोटे से हिस्से हो और बाकी चीज समाज है, और उसके साथ तुम्हें अपना कार्य व्यवहार सब करना है। और समाज को स्वीकार कर रहे हो तो समाज जो है, समाज का एक मास हिप्नोटिज्म काम करता है उसके नैतिक नियमों के आधार पर, अन्यथा समाज कहाँ है? समाज काम कैसे करता है? नैतिक नियमों के आधार पर। क्या ये नैतिक नियम व्यर्थ हैं? बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, व्यवहारिक सत्य का हिस्सा है। वह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। और यही होता है कि जो व्यवहारिक सत्य हैं वो भीतर इतने गहरे घुस जाते हैं, तुम्हारे भीतर सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा डेरा डाल लेते हैं कि वो सत्य की तरह भासने लगते हैं। गोएबल्स का सिद्धांत है, एक झूठ को बार बार बोला जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है।
अब एक झूठ है, आपको पता है कि ये झूठ है, और वह झूठ है, फिर वो सत्य कैसे हो जाता है? जब मुझे पता है कि यह झूठ है और मैं बार बार उसको झूठ को सुनूंगा तो मुझे सत्य क्यों प्रतीत होगा? भाई तुम्हें कोई झूठ बताया जा रहा है और जो है तुम्हें पता है कि ये झूठ है, लेकिन कुछ समय बाद दोहराते दोहराते वो सत्य क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि तुमसे बाहर चली गई बात, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा बस नहीं है, वहाँ पर जो भी स्टोर हो गया वह सत्य सत्य की तरह ही तुम्हें प्रतीत होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी है, उल्टा सीधा अड़ा टेढ़ा जो भी है, वो तुम्हारे लिए सत्य ही है। क्योंकि जब भी वह प्ले करेगा, वह पैटर्न, वह संस्कार उसकी उदीर्णा होगी और वह प्ले करेगा। निर्जरा तो तब होगी ना जब तुम जागे हुए हो, तुम सजग हो, हैं, तुम समता में हो, तो कोई निर्णय नहीं दे रहे हो, तब उसकी निर्जरा होगी ना। अन्यथा तो प्ले करेगा, प्ले करेगा, तुम्हें हैक करेगा, तुम्हारी एनर्जीज को सक करेगा, तुम्हारे प्राणों को खींच लेगा, है ना। और जब वह प्ले करेगा तो उस समय तुम बेहोश होते हो, बाहोश नहीं, होश में नहीं रहते, बेहोश होते हो। और बेहोश होते हो तो बेहोशी में तो वह जो कुछ भी है प्ले, वो सत्य है। स्वप्न देखते हो ना, स्वप्नों में तुम देखते हो तुम्हारा पति पत्नी बच्चा जो कुछ है वह खेल रहा है, खेलते हुए घोड़ा बन गया, और घोड़ा बनते ही फिर उसके पंख निकल आए और फिर हवा में उड़ने लगा। तुम कोई शक करते हो? नहीं शक करते ना। वहाँ पर तुम्हारे लिए तो वहाँ उस समय वो सत्य है ना। जब नींद खुलेगी तब तुम कहोगे क्या पागलपन का सपना मैंने देखा, लेकिन उस समय तो वो सत्य है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी है वह जब प्ले होगा तो उस समय तुम बेहोश रहोगे, बेहोश रहोगे, और बेहोशी में वह जो कुछ भी है सत्य है, जो कुछ भी है वह सत्य है। तो जो चीज़ तुम्हारे भीतर, इन्फ्लुएंस सिस्टम का मतलब होता है जो बार बार नॉक करके कोई चीज़ तुम्हारे भीतर डालती है ना, वही गोएबल्स का सिद्धांत है। वो चीज़ तुम्हारे भीतर बार बार डाली जाएगी तो तुम्हारे लिए वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि वह सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन चुका। अब उसका कॉन्शियस माइंड बड़ा है, बात ठीक है, साइंती का, लेकिन जो है सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है और उसमें यह सामाजिक नैतिकता भरी पड़ी है कि बच्ची तो मेरे से ही आई है, मैं इसकी माँ हूँ और मेरी कुछ लायबिलिटी बनती है। किसने सिखाया? समाज ने ना, समाज ने ही सिखाया ना। इस बात को अभी भी ज़्यादातर लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं जी लायबिलिटी तो बनती है, बच्चे हैं तो। हम कह देते हैं लोगों से, हाँ ठीक ठीक लायबिलिटी बनती है। क्यों कहते हैं? दिखता है कि इसकी पात्रता है ही नहीं, समझ ही नहीं सकता। जब समझ ही नहीं सकता तो क्यों पंगा लेना, क्यों बात आगे बढ़ानी। अपात्र को ऐसी बात क्यों कही जाए, सुपात्र हो तो कही जाए, तभी वह ग्राहक होगा, तभी वह भीतर ले सकता है इस बात को। तो तुम्हारी क्या लायबिलिटीज हैं? कुछ भी नहीं। किसके प्रति लायबिलिटी है? किसी के प्रति नहीं। तुमको हो कौन कि दूसरों की लायबिलिटी ले सकते हो? इतने महान हो तुम, उन्हें पूरा कर सकते हो। अरे तुम जो अपने भविष्य के बारे में विचार करते हो वही पूरा करके बता दो, दूसरों का क्या करते हो? तुमने जितना जितना सोचा सब पूरा कर पाए हो? कई चीजें छूट जाती हैं। तो लायबिलिटी जो है तुम्हारी कुछ होती ही नहीं है, किसी की भी कोई लायबिलिटी नहीं होती। और यह बात जो है सामाजिकता के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन है यह पारमार्थिक सत्य, वास्तविकता।
हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वयं के तंत्र के प्रति जिम्मेदार है, दैट्स ऑल। और स्वयं का तंत्र क्या है? भूख लगी तो भोजन की व्यवस्था कर ले, पानी प्यास लगी तो पानी की व्यवस्था कर ले, मौसम से अपने आप को बचाने के लिए किसी शेल्टर की व्यवस्था कर ले, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बना ले, ठंड से बचाने के लिए कपड़ों की व्यवस्था कर ले। और उसके अलावा ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का अर्थ वो है ग्रुप में रहना चाहता है। उसका सर्वाइवल तभी संभव है कि जब वो ग्रुप में रहता है। ठीक है, व्यवहारिक सत्य है तो ग्रुप में रहेगा, और ग्रुप में रहने पर उसे बहुत सारी चीज़ों को निभाना पड़ता है, तो वह जो है अभिनय पूर्वक उसे निभाएगा, बात ठीक है। लेकिन वो अभिनय पूर्वक निभाने में भी जो है कुछ चीज़ें दोहर दोहर के उसके भीतर प्रवेश कर जाती हैं। धन का कितना बड़ा पागलपन है। धन कुछ होता है, बहुत बराबर होता है, अभी होता है ना, व्यवहारिक सत्य है ना। तो व्यवहारिक सत्य की तरफ बाहर रहना चाहिए ना। धन तुम्हारे भीतर क्या कर रहा है? अरे धन की जगह बैंक में है ना। धन की जगह जो है किसी डिपॉजिट वाली जो भी सिस्टम्स है उसमें है। तुम्हारे घर में लॉकर में उसकी धन की जगह है, ठीक है ना, अलमीरा में उसकी जगह है। धन तुम्हारे भीतर क्या कर रहा है? धन को लॉकर में होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, अलमीरा में होना चाहिए, जेब में होना चाहिए, मोबाइल में होना चाहिए। आजकल मोबाइल में घुसा पड़ा रहता है, वहाँ होना चाहिए। तुम्हारे भीतर क्यों घुसा पड़ा है? अंदर, कपड़ों में नहीं, तुम्हारे अंदर, इस शरीर में नहीं, मन के अंदर, वहां धन घुसा हुआ है। राजनीति खेली कृष्ण ने, जबरदस्त राजनीतिक गिरे, जबरदस्त कूटनीतिक गिरे, लेकिन राजनीति उन्होंने खेली। राजनीति को भीतर नहीं लिया उन्होंने, राजनीति को खेलते थे। जो राजनीति को खेलता है उतना बड़ा कूटनीतिज्ञ हो जाता है। लोग राजनीति उनके भीतर चली जाती है। और वो तो छोड़ो, वो क्लिनिक से निकल के घर पहुंचता है और डॉक्टर ही रहता है। डॉक्टर उसके अंदर घुस गया। अरे 2-4 साल की डिग्री कर ली, हाँ, और प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ दवाओं के नाम में इधर उधर बता देता है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर हैं अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, गांव में उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। वो और अच्छी दवाइयाँ लिखते हैं, बढ़िया इलाज करते हैं वो भी, है ना। तो लेकिन वह देखो तो क्या शानदार हिप्नोटिज्म हो गया। वह जो है वहाँ से निकलने के बाद में भी डॉक्टर है, बाजार में घूमते वक्त भी वो डॉक्टर है। कोई वकील है तो वकील ही है, कोई टीचर है तो टीचर है, स्कूल छोड़ने के बाद में भी टीचर है। वह अपने आप को टीचर ही बताता है, वह टीचर की तरह ही चलेगा। एक बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन ही है। मतलब वो भीतर ले लिया तुमने वह चीज जो भीतर ले ली। वो भीतर लेने वाली चीज है कहाँ? तुम क्या क्या नहीं ले जाते भीतर, ये भीतर ले जाने वाली चीजें हैं। सम्यक आहार, बाहर से भीतर ले जाते वक्त सोचना कि भीतर में ले जा क्या रहा हूँ। बाहर की चीज़ बाहर ही रखो, उतनी चीज़ें रहने दो। अब तुम बैठ के गपियाते हो, फालतू की बातें, उल्टी सीधी गपशप करते हो, दुनिया भर का कचरा कूड़ा। और जो गार्बेज परोसने वालों से तो तुम बड़े प्रभावित होते हो, इन्फ्लुएंसर्स से। वो तो इन्फ्लुएंसर्स के वो जो प्रोग्राम्स होते हैं भाई, उनके लेक्चर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की रिट्रीट्स भी होती हैं। लोग वहाँ जा करके अपना गार्बेज लेके आते हैं, पे करके गार्बेज ले आते हैं और अपने अंदर डाल लेते हैं। भीतर क्या लेना क्या नहीं लेना। अब देखो तुम क्या क्या कूड़ा कबाड़ा ले रहे हो भीतर। बहुत सारे लोग हैं ले रहे हैं कूड़ा कबाड़ा।
अब वह तो कूड़ा कबाड़ा लेती भी नहीं अपने भीतर, सायंती कूड़ा कबाड़ा लेती भी नहीं है, फिर भी वहां से लौट के आ गई। तो जो कूड़ा कबाड़ा लेते हैं उनका क्या आश्रय होगा? वह तो फालतू चक्रों में पड़ती ही नहीं, इधर उधर की बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, अखबार से कोई लेना देना नहीं है। अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, क्या रहता है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता करना ही नहीं है कि कौन है। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं कार्यक्रम करती हैं, वह किसी कार्यक्रम में उसको मतलब ही नहीं है, कभी पैर भी नहीं डालती किसी के यहाँ। तो जो है उसके संबंध से उन्हीं से हैं, लिमिटेड लोगों से जो साधक हैं। गैर साधकों से उसका लेना देना, रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, रिश्तेदारों से फोन नहीं, व्यवहार नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा निकट के रिश्तेदार हैं जिनसे अभी पीछा छुड़ाना मुश्किल है, उनको किसी प्रकार से झेल रही है। उसके बावजूद जो है वह लौट के आ गई। और उसका प्रश्न है कि चूक कहाँ पर हो रही है, चूक कहाँ पर हो रही है? इसीलिए जो है गुरुकुल जंगलों में होते थे, है ना। और गुरुकुल में रहने वाला बंदा शहर नहीं जाता था, नगर में नहीं जाता था, उस वहीं रहना है, घने जंगलों में घूमना है, नदी पहाड़ सब घूम ले, गायें चरा ले, ये कर ले, लकड़ियाँ काट ले, खाना बना ले, आपस में मिलकर सब कुछ कर लो। नगर में नहीं जाना है, बाकी लोगों से संबंध नहीं रखने, क्योंकि वह व्यक्ति जो है वह समाज का हिस्सा है, मतलब वह किसी खास हिप्नोटिज्म के शिकार है। जैसे ही मिलोगे तो अपना गार्बेज परोसना चालू कर देंगे। आते हैं ना हमारे बीच में भी के दुख के लोग, नहीं आते? जहाँ बैठकर बकवास करना चालू कर देते हैं, इधर उधर की बेतुकी बातें करना चालू कर देते हैं, दुनिया भर की रामायण सुनाना चालू करते हैं, पूरे ब्यौरे सुनाना चालू कर देते हैं, गार्बेज परोसना चालू कर देते हैं। कितनी बेहोशी है। उनसे अपने आप को बचाना। अब उसने बचाया हुआ है, लेकिन उसके पास जो है पिछले जन्म से लेकर अब तक कान में बातें डाली जाती रही हैं। प्रेशर देके किसी प्रकार से उसकी शादी कर दी गई होगी, बच्चा भी पैदा हो गया तो बच्चों के समय भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में डाल दी गई होंगी कि तू तो माँ हो गई, तेरी यह है जिम्मेदारी। और हम कहते हैं कौन किसकी माँ है, कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बंधु है, कौन किसका मित्र है, सब नदी नाव संजोग है। और समाज बोलता है कोई नदी नाव संजोग नहीं है, तो इसकी माँ है, तेरी जिम्मेदारी है, ये तूने पैदा किया है इसको। क्या यह गलत है? गलत वलत कुछ नहीं है। साधक के लिए यह समझना पड़ेगा कि एक सामाजिक व्यवस्था है, सत्य नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाएं कोई सत्य नहीं होती। समाज ही सत्य नहीं होता तो सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे सत्य होंगी? समाज ही झूठ है। हम तो कितने बार बोलते हैं समाज को बुलाओ, कल लंच पे बुला लो, किसी की दोस्ती हो यारी हो समाज के साथ, उसको बुला लो। हो सकता है समाज की हाइट वाइट ज़्यादा हो, हमारा दरवाज़ा कम हो, तो बाहर हमारे पास वहाँ टेबल वेबल लगा देंगे, उधर बाहर बिठा देंगे उसको। हो सकता है हमारे जैसा 6-7 फुट का ना हो के 20 फीट का हो, 15 फीट का हो, तो बाहर बिठा के उसको लंच करा देंगे। बुलाओ समाज को। तो देखो कैसे हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं।
और हिप्नोटिज्म से ही ये सामाजिक व्यवस्थाएं चलती हैं। व्यवहारिक सत्य जो है धीरे धीरे हिप्नोटिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही हिप्नोटिज्म जो है सबको ऑपरेट करते हैं। हैकिंग हो गई है और बेहोशी में ही ऑपरेट हो गए ना। तुम्हें कोई ऑपरेट कर रहा है, तुम ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब तुम बेहोश हो ना। या तो प्रेम में हो या बेहोश हो। प्रेम में तो नहीं हो। प्रेम में हो तो बड़े उससे ऑपरेट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेट होने में, लेकिन उसमें सजगता अपने आप रहती है। प्रेम में सजगता अपने आप होती है, वहां तो प्रेम है नहीं, फिर भी ऑपरेट हो रहे हो, मतलब बेहोशी है। इसका मतलब क्या है? बेहोशी है। तो यह चीजें जो है डाली जाती रही हैं, और वह छोटी सी बात जो है, वो बात छोटी दिखती, छोटी है नहीं। तुमने क्या मान लिया कि तुम्हारी लायबिलिटी है। अब तुमने कहा कि मेरी लायबिलिटी है, मतलब मैं हूं तब तो मेरी लायबिलिटी है ना। मान लिया कि मैं हूं तभी तो मेरी लायबिलिटी है। अब मैं हूं तो सेपरेशन है, सेपरेशन है तो बात कर कहां से छलांग लगेगी। तुम अपनी लायबिलिटी को बचाना चाहते हो, मतलब मैं को ही बचा लिया ना। लायबिलिटी तो मेरी है, मेरी और तेरी होती है। लायबिलिटी तो मेरी तेरी होती है ना, किसी न किसी की होती है ना। तो जिसकी होती है वो सेपरेशन है, वरना अनंत असीम निर्गुण निराकार तो ना होगा ना। बात समझ में आ रही ना? किसी की कोई लायबिलिटी होती ही नहीं है। अरे कॉस्मिक रिदम है, वो अपने आप में कंप्लीट है, और कॉस्मिक रिदम इस प्रकार से डिजाइन है कि वहां किसी की कोई लायबिलिटी होती ही नहीं है। तो दूसरों के लिए फिर कैसे करना चाहिए? फिर तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, समाज में उपद्रव हो जाएगा। अरे हम कह रहे हैं कि समाज में उपद्रव है या नहीं है? पूरा समाज उपद्रव से भरा पड़ा है इस लायबिलिटीज के कारण। अब लायबिलिटी निभाना है, हृदय में तो है ही नहीं कुछ, मजबूरी है, ढो रहे हैं लायबिलिटी। ये क्या करें, मजबूरी निभाना है, निभा रहे हैं। ऊपर से अंदर से गालियां दे रहे हैं भी, सहजता और प्रेम से तो हो नहीं रहा है ना। तो ऊपर से कितना भी दिखाओ, अंदर से क्रोध तो रहेगा ही। देखा नहीं माँ को, बड़ा प्यार करती, बड़ा प्यार करती, और एक दिन दो दिन में एक बार क्रोध में आकर के धाए 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 कूट देती है उसी बच्चे को, है ना। मतलब प्रेम जो दिखाती है वो प्रेम नहीं, वो मोह है ना। और उसके बाद में वाला क्रोध है, लायबिलिटी, कि तेरे कारण। कई तो अपना सोशल एटिकेट्स के कारण कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कई तो अपना बोल देते हैं। कई माएँ बोल देती, तेरे कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। हाँ, कुछ माएँ तो बच्चियों को कहती हैं, तूने मेरी जवानी खा गई। हाँ, जाने क्या क्या कई लोग अपना बोल जाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं बोल पाते। फिर कहते हैं अब चलो ठीक है, सब निभा रहे हैं, कोई हम ही थोड़े ना निभा रहे हैं, सब फंसे हैं। सब फंसे हैं तो दिल हल्का हो जाता है कि हम अकेले थोड़े ना फंसे, सारे के सारे ही फंसे, सारे के सारे ही ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। मेडिकल में एक टर्म होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन करके, कि जब माँ बनती है, जब बच्चा होता है तो उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है न्यू मदर्स को, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन उसको बोलते हैं। माँ बनने के बाद पहले तो उसे खुशी होती है, पहले तो उसे खुशी होती है, लेकिन 2-4-6 दिन में जब वो बच्चे की देख रेख करती है और उसको लगता है कि मुझे तो अब दिन रात इसी की सेवा में रहना है, तब उसे जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। तब उसे लगता है कि अरे ये क्या हो गया, तो मुझे तो बस एक ही काम रह गया अब तो मेरे पास में,
बच्चा सोया कि नहीं, उठा कि नहीं, उसने पॉटी तो नहीं कर दी, सुसु तो नहीं कर दी, ये बदल दूँ वो बदल दूँ, दूध पिला दूँ, इसकी केयर करूँ, मसाज करूँ, यह करूँ वह करूँ, है ना। उससे लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ ख़त्म। जो समय बचेगा थोड़ा सा, उसमें फिर बाकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। घर के काम काज कर लेने, सास ससुर को देखना, हस्बैंड को देखना, यह करना वह करना, डिप्रेशन तो पैदा हो ही जाएगा कि पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज़ बचती नहीं है। बचती है, इतना व्यस्त जीवन होता है उसके बाद का कि क्या कहना। नींद में भी सजग रहना पड़ता है कि बच्चा है तो दिक्कत में तो नहीं है। बच्चा सो रहा है और वो किचन में काम कर रही है, 20 मिनट बाद उसके अंदर से नॉक आ जाएगा, एक बार देख तो लूं है कैसा। 20 मिनट जैसी कंप्लीट होंगे ना, उसके अंदर से स्ट्राइक आ जाएगा, कितनी भी व्यस्त हो, वो गाना सुन रही हो, टीवी सीरियल देख रही हो, कुछ कर रही हो, बच्चा अंदर सो रहा है तो 20 मिनट के बाद वो उठ करके वहाँ से चली जाएगी, एक बार देख के आएगी ठीक ठाक है, फिर वापस आएगी। गुरु जी कभी कभी ऐसा बच्चा भी तो माँ बाप को जगाने के लिए भी तो आते हैं, कोई भी बच्चा। ठीक है, वह सारी चीज़ें हैं, वो तो सब जस्टिफिकेशन है, बातें हैं, कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, शास्त्र है, साइकोलॉजी है, यह है वो है, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। पारमार्थिक सत्य की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की जो बहुत सारी चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं तो सालों चल सकती हैं, बहुत बढ़िया चल सकती हैं, है ना, बढ़िया चर्चाएं की जा सकती हैं, है ना। चर्चाएं करते करते शरीर गिर जाएगा, फिर स्कूल का बस्ता उठाया जाएगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय।